भारतीय संसद में एक पद ऐसा है जिसे हटाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। वो पद है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल क्यों है और हमारे इतिहास में ऐसा करने की कोशिश कब कब हुई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, फिर समझेंगे कि स्पीकर को हटाने का प्रोसेस क्या होता है और अगर ऐसा हो जाए तो उसके नतीजे क्या होंगे, फिर थोड़ा इतिहास खंगालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये पद इतना ज़रूरी क्यों है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हाल ही में विपक्ष ने जो मौजूदा लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ कुछ गंभीर शिकायतें की और इसी से ये पूरा मुद्दा गर्मा गया है। विपक्ष के जो मुख्य आरोप हैं वो पक्षपात से जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें सदन में बोलने के लिए पूरा समय नहीं मिलता, कभी कभी तो माइक ही बंद कर दिए जाते हैं और सरकार के मुकाबले उनकी बातों को कम तवज्जो दी जाती है। इन्हीं सब आरोपों की वजह से उन्हें हटाने की मांग उठी है। ठीक है, तो आरोप तो लग गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हटाने का प्रोसेस क्या है। मतलब हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है? स्पीकर को हटाने की पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान में ही दी गई है। ये सारी ताकत मिलती है आर्टिकल 94C से, जो इस पूरे प्रोसेस की नींव है। ये कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है। इसके लिए बाकायदा 4 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले कम से कम 14 दिन का एक लिखित नोटिस देना होता है। दूसरा, उस नोटिस को सदन में पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। इसके बाद जब इस पर बहस होती है तो स्पीकर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते और सबसे आखिर में होती है वोटिंग। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, वोटिंग। इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि सदन की कुल सीटों में से जो खाली हैं उन्हें हटा दीजिए और जो बची उनका बहुमत। आज की लोकसभा के हिसाब से वो जादुई नंबर है 272। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग के दिन चाहे कितने भी सांसद ना आए हों, ये 272 का आंकड़ा कम नहीं होता। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए सिर्फ उस दिन मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, जो कि कहीं आसान है। लेकिन स्पीकर को हटाने के लिए आपको 272 का आंकड़ा पार करना ही होगा और यही बात इसे एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर ये नामुमकिन सा काम हो गया और ये मुश्किल वोटिंग सफल हो गई तो फिर क्या होगा? इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। देखिए, स्पीकर आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी का होता है, तो उसे हटाना एक तरह से यह साबित कर देता है कि सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है। ये असल में सरकार गिराने जैसा पहला कदम माना जाता है। हाँ, वैसे हटाने के अलावा भी 2 और तरीके हैं जिनसे स्पीकर का पद खाली हो सकता है। या तो वो खुद डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दें या फिर उनकी लोकसभा की सदस्यता ही खत्म हो जाए। ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या भारत के इतिहास में कभी किसी स्पीकर को इस तरह से हटाया गया है? और इसका सीधा सा जवाब है, आज तक कभी नहीं। जी हां, हमारे इतिहास में ऐसा करने की सिर्फ 3 बड़ी कोशिशें हुई हैं। 1954 में पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ, फिर 1966 में एक कोशिश हुई जो नोटिस तक ही सिमट गई, और फिर 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। लेकिन हर बार ये प्रस्ताव बुरी तरह फेल हो गया। तो इन ऐतिहासिक उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना एक बात है, लेकिन उसे पास करा पाना अब तक तो नामुमकिन ही रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रस्ताव लगभग हमेशा फेल ही होता है तो विपक्ष इसे लाता ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है स्पीकर के पद के प्रतीकात्मक महत्व में। देखिए, स्पीकर का पद सिर्फ सदन की कार्यवाही चलाने के लिए नहीं है, उन्हें पूरे सदन की गरिमा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। वो पूरे सदन के संरक्षक होते हैं, ना कि किसी एक पार्टी के। इस पद की अहमियत को हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 की बहस में बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था कि स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाना असल में संसद की गरिमा पर ही हमला करने जैसा है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या स्पीकर को हटाने का यह प्रस्ताव जवाबदेही तय करने का एक जरूरी हथियार है या सिर्फ एक राजनीतिक हमला? एक बात तो साफ है
इसका मकसद गणितीय जीत हासिल करना नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक संदेश देना होता है। ये एक ऐसा कदम है जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर यानी हमारी संसद की नींव को चुनौती देता है।